जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर के कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में। हमने पहले वाले लेक्चर में बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, जिसका हमारा जो टॉपिक है हमारा वो पोटेंशियल का ही है। हम उसमें क्या करेंगे, सेल के थ्रू पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास में। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के बिहाफ में, थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल। हमने सेल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पे, और ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रखा है। क्या कैलकुलेट कर रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सॉल्व करा था, आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। आउटसाइड जब फाइंड करा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था? KQ/R²। और सेल के अंदर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करा था वो आया था 0। तो इसे आप ध्यान रखें। फिलहाल हमें क्या लाना है? पोटेंशियल। पहले हम सेल बना लेते हैं, फिर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सेल कैसा बनता है? सेल में दो लेयर रहेंगी, एक इनर एक आउटर। इस टाइप से ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया हमारा सेंटर, और ये है इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेता हूं। तो ये सेल है। अब इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर देते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब इसको हमने एक जैसा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो ये अपने आप इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम पोटेंशियल सॉल्व करें तो कहाँ कहाँ पोटेंशियल बताया जा सकता है? एक तो सेल के अंदर बता सकते हैं, एक सेल की सरफेस में, और एक सेल के बाहर। मतलब 3 पॉइंट है जहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाहर अगर किसी पॉइंट पे लाना हो पोटेंशियल तो क्या आएगा। तो पहला हमारा जो नंबर है वो क्या है? आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर। ठीक है, आउटसाइड द सेल। कहां पर? आउटसाइड कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। मैं यहां पे ले लेता हूं, ये पॉइंट है, ये है पॉइंट P। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे लाएं? तरीका हमारा ये है, किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या करते थे? इनफाइनाइट से चार्ज को उठाया। कहां से उठाया? इनफाइनाइट से। और इस चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आए जहां पे हमें पोटेंशियल सॉल्व करना है। तो जब इनफाइनाइट से चार्ज को P पॉइंट पे लेके आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब यहां हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमें R डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे पोटेंशियल सॉल्व करना था। कितनी डिस्टेंस पे? स्मॉल r। मतलब यहां पर लिखा जा सकता है स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा रहेगी। कैसे लाएं? तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के बिहाफ में बताना है, सिर्फ फॉर्मूले से बताना है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में। तो कैसे लाएंगे? तो चार्ज को जब यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लेता हूं कि 10 जूल का वर्क डन करना पड़ा। कितना करना पड़ा? 10 जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो अगर यूनिट चार्ज था, यूनिट मतलब 1 कूलम, अगर 1 कूलम चार्ज था तो 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P में लाने में वर्क डन करना पड़ा 10 जूल। मतलब पोटेंशियल P का कितना आया? 10 जूल। क्यों भाई? फॉर्मूला तो हमारा होता है W/Q। W मैंने ले लिया है 10 जूल समझने के लिए, और चार्ज लिया है 1, तो ये हमारा हो गया 10 वोल्ट। कितना हो गया? 10 वोल्ट। बस इसको हम इस फॉर्म पे ना लिख के ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू KQ/R। चाहे 1/4 पे एप्सिलॉन लिखो, चाहे लिखो KQ/R। अब R कौन सा लेंगे? जहां पे पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। कहां फाइंड करना था? R डिस्टेंस पे। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आ गया? पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखना ये हमारा एक तरह से 10 जूल है समझने के लिए। अभी आगे और आएगा दूसरा पॉइंट। सेकंड, अगर मैं यही सॉल्व करूं ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अब अगर सरफेस में कैलकुलेट करना है पोटेंशियल तो क्या करेंगे हम? अब इसी चार्ज को इनफाइनाइट से उठाओगे और सरफेस तक लेके आओगे
क्या करेंगे, इनफाइनाइट से उठाएंगे चार्ज को और सरफेस तक लेके आएंगे, तब जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अब जब चार्ज को यहां से यहां लाओगे तो कॉमन सी बात है 10 जूल से ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। कितना, 10 जूल से ज्यादा। क्यों भाई, यहां से यहां तक जाने में 10 जूल लगा, तो कॉमन सी बात है यहां से जब यहां लेके आएंगे तो 10 से ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेता हूं 20 जूल वर्क डन करना पड़ा। कितना करना पड़ा, 20 जूल। ठीक है, मतलब पोटेंशियल यहां पे ज्यादा हुआ कंपेयर टू पॉइंट पी। पी पॉइंट के कंपेयर में यहां तक जाने में वर्क डन हमें ज्यादा करना पड़ा, मतलब यहां का पोटेंशियल भी क्या हुआ, ज्यादा। ठीक है, अच्छा यहां एक कंडीशन लिख लेते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे यहाँ बराबर। अब अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय, अब चाहो तो स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ कैपिटल आर मेंशन कर देता हूं। बस एक चीज ध्यान रखना, सरफेस में पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, वहां पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, कम। देखो यहां से यहां तक लाया 10 जूल, अब यहां से इस चार्ज को यहां से अगर यहां पे लेके आते तो 20 जूल वर्क डन करना पड़ा, मान लेते हैं कितना, 20 जूल। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कि पॉइंट पी का पोटेंशियल कम है और सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, थर्ड क्या है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। इसका न्यूमेरिकल जो बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेल के अंदर मतलब मैं अब बात करूंगा यहां कहीं। ठीक है, अब समझो अगर मुझे सेल के अंदर जाना है तो मुझे यहां पे मान लो इस जगह का पोटेंशियल सॉल्व करना है। तो एक चीज तो पहले ये हो गई कि जो कैपिटल आर है वो ज्यादा होगा स्मॉल आर से। भाई रेडियस ज्यादा है, हम अंदर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, तो चार्ज को कहां से लेंगे, इनफाइनाइट से लेंगे और यहां पे लेके आएंगे। पहला ये है, जब चार्ज को यहां से सरफेस तक लेके आए, इनफाइनाइट से सरफेस तक लेके आए तो वर्क डन कितना करना पड़ा, 20 जूल। लेकिन जब सरफेस के अंदर चार्ज को मूव कराएंगे, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, इतना, तब वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। इसे समझो भाई, चार्ज तो बाहर है ना, सेल के चार्ज क्या है, बाहर, सेल से बाहर है चार्ज, सेल के अंदर चार्ज तो है नहीं। जब सेल के अंदर चार्ज नहीं है तो यहां से सेल के अंदर तक जाने में वर्क डन कितना करना पड़ता है, 0। ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब किसी भी चार्ज को सेल से अंदर ले जाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन तो इतना हुआ ना, यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक जाने में तो 0 हो गया था, तो टोटल वर्क डन तो 20 जूल हुआ। कितना हुआ, 20 जूल। मतलब पोटेंशियल इनसाइड क्या हो जाएगा, इनसाइड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। मतलब जितना सरफेस में पोटेंशियल था उतना ही अंदर सभी पॉइंट्स में पोटेंशियल होगा। फिर से समझो इसे, मैंने क्या करा, चार्ज को इनफाइनाइट से उठाया, सरफेस तक लेके आए, कितना वर्क डन करना पड़ा, 20 जूल। अब जब सरफेस से अंदर जाओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ा, 0। कितना करना पड़ा, 0। मतलब टोटल वर्क डन इनफाइनाइट से यहां तक का कितना हुआ, तो 20 + 0 कितना हुआ, 20। मतलब जितना सरफेस में पोटेंशियल था उतना ही अंदर भी पोटेंशियल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये हुआ कि सेंटर से लेके सेल की सरफेस तक हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, एक जैसा। और जैसे ही सरफेस से बाहर जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखें। सबसे पहले हम यहां एक सेल बना लेंगे, क्या बनाएंगे, सेल, ऐसा, ये सेल बना लिया। 2 लेयर बना लेते हैं, थिकनेस बहुत कम रहेगी है ना, ध्यान रखेंगे। ये हो गया इसका सेंटर, यहां पे पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल वाला टर्म, ये हो गया डिस्टेंस वाला टर्म। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर। ठीक, अब पहले देखो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा क्या, नहीं भाई, सेल के अंदर पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, जितना सरफेस में था। सरफेस में अगर 20 जूल माना है तो अंदर भी कितना होगा, 20। तो यहां पर पोटेंशियल होगा कितना, ये मान लेते हैं 20 है, 20 मान लेते हैं, या जो भी वैल्यू है के क्यू बाई आर।
फिर यहां गए तब भी पोटेंशियल इतना ही है, सेम है पोटेंशियल, यहाँ है सरफेस के बराबर ही पोटेंशियल है, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक वोल्टेज एक जैसा है। कैसा? एक जैसा। ये एक जैसा वोल्टेज हमने बना दिया। अब जब सरफेस से बाहर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज करेगा। अभी बनाया था हमने, क्या होगा? कम होगा। सरफेस से जैसे ही बाहर जाते हैं, सरफेस से जैसे ही बाहर जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है, क्योंकि वक्डन चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब ग्राफ था पीछे। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे वोल्टेज कितना? जितना सरफेस में। यहाँ भी कितना? जितना सरफेस में। यहाँ कितना? जितना सरफेस में। यहाँ पर कितना? जितना सरफेस में। यहाँ गए सरफेस में जितना उतना ही रहेगा। जैसे इससे बाहर जाओगे वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस टाइप से। ठीक है, मतलब पोटेंशियल सेंटर पे जितना होता है सेल के, उतना ही सरफेस में भी रहता है, और जैसे सरफेस से ज्यादा आगे जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करता है। आपसे पूछता है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो सेंटर से लेके सेल की सरफेस तक वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और जैसे ही सरफेस से बाहर जाते हैं सेल की, पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें। ये हमारा ग्राफ है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये हमारा पहला टाइप हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आगे क्या है? नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बताना है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करा था एक सिंगल चार्ज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एक सिंगल चार्ज की हेल्प से। ठीक है, वैसे ही यहां करना है। मान लेता हूं मैं एक चार्ज यहां पे है, कितना है? Q चार्ज है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कितना आएगा? KQ/R। लेकिन हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाना है, पोटेंशियल भी लाना है। एक काम करो, चार्ज को ये मान लेते हैं कोई A पॉइंट है। कहां पर है? A पॉइंट है, ऐसा फाइनाइट पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे A पॉइंट है। यहां एक चार्ज रखा हुआ है Q0। कितना रखा हुआ है? Q0। डिस्टेंस लेना हो तो ले सकते हो Q से Q0 तक की, बाकी हम नहीं लेंगे। अब क्या करा? इस चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस मूव कराया A से B। A से B कितना डिस्टेंस? dx। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? और ऐसा हमने पढ़ रखा है जब पोटेंशियल सॉल्व करा था, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसा ही डायग्राम बनाया था। और उसमें ध्यान होगा कि चार्ज को हम स्मॉल डिस्टेंस मूव कराते थे, और स्मॉल डिस्टेंस मूव कराते समय वर्क डन ले आते थे, और उसी वर्क डन को हम लोग इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन लाते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? जब A से B चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन कितना आएगा? तो स्मॉल वर्क डन आएगा, यहां लिख लेते हैं, स्मॉल वर्क डन in moving charge Q from A to B। A से B जब ले गए तो वर्कडन कितना होगा? लिखा हमने dW। फॉर्मूला क्या होता है वर्कडन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा। जब डॉट रिमूव करेंगे तो एंगल आएगा, तो ये हो गया F dx cos एंगल। कितना एंगल आएगा? तो फोर्स इधर लगेगा भाई, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और चार्ज को मूव किधर कर रहे हैं? अंदर की तरफ। तो एंगल कितना बनेगा? 180। दोनों अपोजिट हो गए, और cos 180 कितना होता है? -1। ये आ गया माइनस ऑफ F dx। ठीक है, ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। अच्छा, फोर्स लगेगा कितना? तो फोर्स इसमें लगेगा F इक्वल टू QE, Q इंटू E, माइनस लगा हुआ है। F इक्वल टू क्या होता है? QE। Q0 लिया था तो Q0E, ये लगा इस पे फोर्स, इस चार्ज पे ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें पता है वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं, यहां साइड में पहले फॉर्मूला लिखें। हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था dV इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ऐसा फॉर्मूला। तो अगर यहां से W की वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं Q इंटू dV। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्मॉल वर्क डन स्मॉल है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू dV इंटू में Q0। तो यहां dW की जगह मैंने लिख दिया dV इंटू Q0 माइनस ऑफ Q0 EDX।
Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ dV बाय dx। इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका न्यूमेरिकल आया हुआ था 24 में, ठीक है। इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ग्रेडियंट मतलब क्या हो, डिक्रीज होना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये आ गया माइनस ऑफ डेल्टा, इसको डी के फॉर्म पे लिख लेते हैं अभी, तो dV बाय dx, एक ही बात है। एक चीज और ध्यान रखना, इसको हम लोग ना डेल्टा के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा V बाय डेल्टा x, ऐसा भी लिखा जाता है, एक ही बात है ना। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, अब वो हमारा डेल्टा का फॉर्म है। जब दो चीजों का डिफरेंस होगा तो हम वही लगा देंगे डायरेक्ट। और ये डिफरेंस, मान लो वोल्टेज दिया है x के रेस्पेक्ट में, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। वोल्टेज आपका x के यानी कि डिस्टेंस के टर्म पे ही दिया होगा। कहीं कहीं dx को dr भी लिखते हैं ना, तो ये dx की जगह dr भी होता है, या डेल्टा x की जगह डेल्टा r भी होता है, एक ही बात है। हमने डिस्टेंस dx लिया है, x, ये अगर r लेंगे तो dr हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया छोटा सा डेरिवेशन। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन तो नहीं आता है इतना। चलिए एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं मैं, सही है, सारी चीजें सही आ रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके आगे अगला क्या है। अब है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसे। इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, या तो एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है, और या तो इसका कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आ जाती है, या इसका न्यूमेरिकल आता है, कॉन्सेप्ट इसका लगता है वहां पर, है ना। चलिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा, इक्वल पोटेंशियल, ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट से पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने देखा था, कहां देखा था, कहां देखा था, यहां देखा था। ये जो है, ये शेल, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा भाई। इसकी यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल सॉल्व कर लो, एक जैसा पोटेंशियल मिलेगा। तो ये क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। मतलब अगर कोई चार्ज बॉडी रहती है, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी, तो उसके सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है, एक जैसा। तो सभी चार्ज बॉडी क्या बनाएंगे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती है। सभी चार्ज बॉडी क्या बनाती है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती है। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या होता है, अ चार्ज सरफेस, अ चार्ज सरफेस which have same potential, same electric potential at every point. A charge surface which have same electric potential at every point on its surface. ऐसा लिख देते हैं, ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट से पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसकी सरफेस में, है ना, उसे क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए, अब अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक मेरे पास ऐसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज समझेंगे इसे ना, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। तो इसके आसपास मान लो मैं 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे चला जाता हूँ, 5 सेंटीमीटर इधर गया, 5 सेंटीमीटर इधर गया, 5 इधर गया और 5 इधर गया, कहीं भी चले जाओ 5 सेंटीमीटर, हर एक जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्यों होगा सेम भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो अगर आर सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल भी तो सेम आएगा। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो चार्ज है, ये यहां पे जो बनाएगा सरफेस, ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी को क्या बोलते हैं, ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो भी चार्ज बॉडी होगी वो पॉइंट चार्ज बॉडी होगी, वो अपने से सेम डिस्टेंस में हर जगह वोल्टेज एक जैसा बनाता है। तो ये हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक पॉइंट चार्ज के कारण हो गया, है ना, पॉइंट चार्ज के कारण। यहाँ एक चीज ध्यान रखें, इसको बनाते समय जैसे ये प्लस क्यू चार्ज लिया ना, इसको ऐसे बनाते हैं,
हाइपोथेटिकली डैश 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 के फॉर्म पे बनेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये दिखता नहीं है ना, इसलिए डैश 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 के फॉर्म पे बनाते हैं। तो ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? बाहर की तरफ, ऐसे। ये जो है क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर रहती हैं, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो समझाने के लिए था, डायग्राम ऐसे बनाएंगे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, ये नोट कर लो आप लोग, एक बार देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, और पहली ये इंपॉर्टेंट भी है जो मैं बताऊंगा अभी क्या होती है। देखो, सबसे पहले अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं, जैसे ये हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल था, ये सेकंड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह वोल्टेज क्या एक जैसा। अगर मैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाऊं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाऊं, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन, तो वर्क डन का तो फॉर्मूला होता है हमारा, ऐसा लिख सकते हैं। ये वर्क डन का फॉर्मूला देख लो आप लोग। अगर W का फॉर्मूला देखना है तो वर्क डन को हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, Q इंटू डी लिख सकते थे, Q इंटू डी। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, Q इंटू डी क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक पॉइंट पे 10 वोल्ट है, दूसरे पे भी 10 वोल्ट है, तीसरे पे भी 10 है, चौथे पे भी 10 है, सब जगह एक जैसा वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 तो वर्क डन कितना? 0। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसे हम लिखेंगे वर्क डन is 0 when a charge is moving from one point to another point, one point to another point in equipotential surface, in इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, ऐसा क्यों हुआ, रीजन बताना है तो इसका रीजन भी जान लो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन का, लिख सकते हो यहाँ पे dW स्मॉल वर्क डन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू dV, ये होता है। और हमें पता है dW को क्या लिखेंगे? Q इंटू dV का मतलब हुआ V2 माइनस V1। और यहाँ हमें पता क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में V1 और V2 क्या होंगे? बराबर। भाई पोटेंशियल तो हर जगह बराबर, तो अगर पोटेंशियल बराबर तो वर्क डन कितना आएगा? 0। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जब हम चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा, पोटेंशियल सेम होता है इसलिए ये क्या होगा? 0, तो W क्या आ गया? 0। ये होगी पहली प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन के साथ पूछी जाती है। दूसरे पे आ जाते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? भाई मान लो पहली सरफेस बनाई ऐसे, ये मान लिया मैंने चार्ज लिया Q, इससे ये पहली सरफेस बनाई, इसका वोल्टेज है 10। अब ये दूसरी सरफेस बनाई, इसका वोल्टेज कम होगा, भाई जितना आगे जाएंगे वोल्टेज उतना कम होता जाएगा, इसका मान लेते हैं 20 वोल्ट। तो कॉमन सी बात है, ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। अगर कर गए तो वोल्टेज क्या होगा पता नहीं, भाई एक का 10 एक का 20 कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? अगर दो अलग अलग वोल्टेज के तार आप जोड़ देते हो तो वहां फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर आपसे पूछे कि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो क्या होगा, तो वहां क्या बोलोगे? इफ दे इंटरसेक्ट then at the point of intersection there are two electric potentials which is impossible।
अगर मान लो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल मिलेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आप दूसरा वाला ध्यान रखेंगे, दूसरा भी है ना। तो ये डायग्राम मैंने इसके लिए बनाया था कि इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते मैंने बता दिया। तीसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। कैसे भाई, प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली बाहर जाता है या नॉर्मली अंदर आता है, परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा। तो अगर देखें तो ये कितना बनेगा 90 क्यों बनेगा, इसका रीजन हम पढ़ेंगे अभी थोड़े आगे, जब हम कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ेंगे, चार्ज कंडक्टर का, तब हम वहां एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी भी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये देख लो इसको एक बार। ये तीसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ज्यादा से ज्यादा आपसे अगर पूछेगा ना तो दो प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेता है या एक सिंगल एक्सप्लेनेशन पूछेगा इनका। ठीक है, ये बता देता हूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो जैसे चार्ज बॉडी है, ये मैंने चार्ज बॉडी ली, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। ये पहला सरफेस हो गया, फिर ये दूसरा सरफेस बनाएगा, फिर ये तीसरा सरफेस बनाएगा। तो एक चीज अगर ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम है। ये चार्ज हो गया प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है। बनाते समय भी हम ध्यान रखेंगे इस बात का। होता क्या है, चार्ज के जितने पास में रहोगे पोटेंशियल उतना ज्यादा। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है तो ये कम हुआ होगा 5, ये और कम 2। मतलब ये है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसे लिखते हैं -dV/dx, बराबर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ होगी, पास में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम है तो डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो डिस्टेंस क्या होगा, कम। ठीक है, तो यहाँ इसका पॉइंट में लिख लेता हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर at strong electric field, and further apart at weak electric field। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ज्यादा होगा, वहां पे डिस्टेंस कम होगा, क्लोज होंगे। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ वहां डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का। ये हुई हमारी चौथी प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी हैं, चारों मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन पूछे उठा के चिपका देना। रीजन ये है इसका, E = dV/dx होता है। अगर हम भाई v तो dv तो कांस्टेंट है ना, एक जैसा रहेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो dx क्या होगा, कम। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहता है तो dx कम होगा। जितना आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। भाई चार्ज से जितना आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हुआ तो डिस्टेंस ज्यादा। ध्यान रखेंगे, दोनों यूनिवर्सली रहेंगे, है ना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक। ठीक है, चलिए आप लोग नोट्स वगैरह बराबर बनाते रहें और उसे रिवाइज भी करते रहें। अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। तो पॉइंट चार्ज वाला मैंने पहले बता दिया, तो सर्कल बनाया था ना, वो था। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, फॉर
एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको ऐसे भी लिख के आता है कि टू इक्वल और अपोजिट चार्ज के लिए बनाना है, ठीक है, या हम डायपोल के लिए बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम दो चार्ज लेंगे इक्वल और अपोजिट। एक चार्ज ले लिया प्लस ऐसा और एक चार्ज ले लिया माइनस ऐसा। बनाते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच में ऐसे ये बना दिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाथों हाथ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। देखो सबसे पहले दोनों के बीच में क्या होगा, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, कम। मतलब जब बनाएंगे हम सरफेस तो ऐसे बनाएंगे। भाई साहब इसको मैं ऐसे बना देता हूं, डैश डैश के फॉर्म पे बनाते हैं एक्चुअली इसलिए ऐसे। अब जो अगला लेयर बनेगा उनके बीच का जो गैप रहेगा ना, पहले ऐसे बना लेना, फिर और कम कर देना ऐसा। इसमें भी ऐसा कर लो, थोड़ा गड़बड़ हुआ, बताता हूं मैं ना। चीजें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो गैप है वो क्या है, कम है, और यहाँ पे जो गैप है वो क्या है, ज्यादा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का। बस यही ध्यान रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएगी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है, फील्ड लाइंस भी बना लेते हैं, बाहर जाती है। नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन अंदर आती है ऐसे, ये इस टाइप से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बन गई और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बन गया, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ। अब जैसे बात करें फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही दो पूछे जाते हैं आज तक, तो यही आए हैं आपके एग्जाम में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, एक जैसी, जैसे कि मान लेता हूं मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, एक जैसे। उनके बीच का गैप क्या होगा, सेम। अगर ई सेम है तो डीएक्स कम ज्यादा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए कैसा बनेगा, ये पैरेलल बनते हैं ऐसे, पहला दूसरा। एक और बनाना हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रहेगा, तो एक और तीसरा बनाना तो तीसरा ही बना सकते हो ऐसे। ये हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है तो इनके बीच का जो गैप है वो एक जैसा रहेगा, इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, दो ही पूछे जाते हैं। बाकी तो दो सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज के लिए भी आता है, उसमें इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मान लो दो प्लस और प्लस चार्ज होते तो भाई एक दूसरे को रिपल करते मतलब दूर जाते, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम तो डिस्टेंस क्या होता, ज्यादा, यहाँ गैप बढ़ जाता, गैप बढ़, यहाँ गैप कम हो जाता, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल तो ये दो ही आते हैं और ये दो ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने एनर्जी पढ़ी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आए। ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन हम चेंज करते हैं तो उसकी अगर एनर्जी जो भी आएगी उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो कम भी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा भी। यहां पर बात करना हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसके बारे में बात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम बात करेंगे चार्ज की, किसकी बात करेंगे, चार्ज की, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें, दो चार्ज ले लें, क्या ले लें, दो चार्ज, और दोनों चार्ज को r डिस्टेंस पे रखें,
कितनी डिस्टेंस पे रखे, r डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में एक एनर्जी आएगी। क्यों आई, तो देखो जब पहले चार्ज को लेके आऊंगा, रखा किसी एक पॉइंट पे, जब दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, पहले वाला चार्ज उसमें क्या लगेगा, फोर्स, या तो रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वर्क डन, और उसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, इसको अगर स्टेटमेंट लिखें तो लिखेंगे हाँ, इसका स्टेटमेंट अच्छा सा बना लें, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का स्टेटमेंट अगर बनाए तो असेंबल करना है हमें दो चार्ज को, क्या करना है, असेंबल करना है दो चार्ज को, इनफाइनाइट से लेके किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाके असेंबल करना है। ठीक है, द वर्क डन टू assemble the charges, assemble the charges at the work done to assemble the charges at any distance, फाइनाइट डिस्टेंस लिखे ज्यादा बेटर है, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। मतलब दो चार्ज को असेंबल करना, एक जगह रखना, आसपास रखना, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी, जूल। हम लोग नॉर्मली इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर करते हैं, ईवी, ध्यान रखेंगे ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो होता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, तो इसको लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। है क्या भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हुआ, और 1 वोल्ट का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, हमने यहाँ से यूज करा है। काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, मीनिंग तो दोनों के लगभग एक जैसे ही होते हैं, दोनों एनर्जी होते हैं, बस काइनेटिक एनर्जी में चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है, आप पोटेंशियल एनर्जी में रेस्ट में रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो तो हम उसे क्या लिखते हैं, Q इंटू वी, क्यू मतलब चार्ज, E को लिखा हमने, E इंटू वी लिखा ना, V हमारा पोटेंशियल, Q है हमारा चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1 कूलम का मतलब कितना हुआ, इतना चार्ज, और 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा पास ये बचेगा। मतलब कूलम इंटू वोल्ट जो होगा उसे जूल बोलते हैं। यहाँ से यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम, और इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो कूलम इंटू वोल्ट अगर कहीं लिखा है मतलब वो जूल के बराबर रहेगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो ये हो गई इसकी यूनिट और ये काम आएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी, ये इसका रिलेशन भी याद रखना, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल में आता रहता है इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं बोर्ड वापस से चेक करता हूँ। चलिए सब सही है, अगले पे आते हैं। इसका डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल के पहले हम यह बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक लिखते हैं, इसका भी डेरिवेशन है, एक्चुअल में नाम लिखना रह गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, है ना। तो ये एक टॉपिक है, डेरिवेशन है, इसमें पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो हेडिंग मिस हो गई है, तो इसे लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम, ठीक है। दो चार्ज सिस्टम के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है। कैसे बताएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब मैंने क्या करा, एक चार्ज को लिया इनफाइनाइट से, कहाँ पे रखा था ये, इनफाइनाइट पे। तो इसको इनफाइनाइट से उठाया और एक फाइनाइट पॉइंट पे ले आए। किस चार्ज को, Q1 को। कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से फाइनाइट पॉइंट पे ले आए। इसका नाम दे देता हूँ फाइनाइट पॉइंट का A। चार्ज क्या था, Q1। तो जब इनफाइनाइट से फाइनाइट पे लेके आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां लिख लेते हैं वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1, Q1 from infinity to point A। कितना वर्क डन करना पड़ा, मान लिया W1। तो वर्क डन तो तब करना पड़ता है ना जब पहले से यहाँ पे कोई चार्ज हो। यहाँ तो पहले कुछ था ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थी नहीं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। ये मैंने आपको बताया था जब सेल के अंदर चार्ज को लेके जा रहे थे। सेल के अंदर जब जाते हैं तो चार्ज जब लेके गए थे तो वर्क डन क्या था, 0, क्योंकि सेल के अंदर चार्ज था नहीं। सेम वही कंडीशन यहाँ, पहले से यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं था। तो जब चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे लेके आओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। अब आते हैं दूसरे पे। अब मैंने क्या करा, दूसरा चार्ज लिया जो वो भी इनफाइनाइट पे रखा था। इसको जब यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे एक फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट पॉइंट बी पे, तब वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो वर्क डन करना पड़ेगा, पहले लिखते हैं कितना। तो ये लिखा हमने दूसरा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। कितना वर्क डन, W2। अब एक बात बताओ, वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों, अब पहले ये चार्ज तो प्रेजेंट है ना। जब हम Q2 को यहां से यहां लेके आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला चार्ज यहां पर अपनी कुछ तो पोटेंशियल बना ही रहा होगा। ये जो चार्ज रखा था तो वो कुछ तो आसपास वोल्टेज बनाएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस फील्ड में जब आप एंटर करोगे तो वो क्या करेगा, आप में फोर्स लगाएगा, या तो रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से जब दूसरा चार्ज आएगा तो उसको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब मान लो एक क्लासरूम में कोई नहीं है, अभी आप आए कहीं पर ही बैठ गए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब दूसरा आएगा तो वो जब आएगा तो अपनी मन की जगह पे अपनी इच्छा से कहीं पर भी नहीं बैठ सकता। तो आप उसमें क्या करोगे, एक तरह से फोर्स लगाओगे, एक तरह से वर्क डन करोगे। तो ये क्लियर हुआ, जब चार्ज को इनफाइनाइट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन होता है Q इंटू वी। कितना होता है, Q इंटू वी। वी किसका, जो पहले वाले चार्ज ने बनाया था, पहले वाले यानी Q1 ने जो यहाँ पे वोल्टेज बनाया था। कितना बनाएगा Q1 वोल्टेज, तो Q को Q लिखा। ये वाला यहाँ पे कितना वोल्टेज बनाएगा, KQ/R, KQ/R, यही बनाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मान लो और ये दूसरा इक्वेशन मान लो। भाई यही तो पोटेंशियल बनाएगा, साइड में मेंशन कर दो, वेयर पोटेंशियल इक्वल टू KQ/R ड्यू टू Q1 एट डिस्टेंस R। Q1 ने R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बनाया उसकी वैल्यू ये है। और ये हो गया टोटल वर्क डन। देखें कितना टोटल वर्क डन लगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W। दोनों को क्या करेंगे, ऐड, दोनों को ऐड कर दो, यही आंसर है। 0 प्लस दिस यानी कि बचा क्या, Q1 Q2/R। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल या टू चार्ज सिस्टम,
दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पे रखे होंगे तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। इंपॉर्टेंट बहुत है न्यूमेरिकल के भी आप में बताता हूँ इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो पहला तो ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन कम पूछा जाता है, इसके बाद में जो आएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़्यादा पूछा जाता है ना। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं उसे। चलो ये तो दो चार्ज के लिए था। मैं यहाँ पर देखो इस पे तो एक्सटर्नल वाले में आ जाएंगे, तो एक काम करें ये वाले पेज में आ जाते हैं, पीछे वाले पेज में थोड़ी जगह बची थी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, है ना, हैशटैग लगा के। फॉर 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, अगर 3 चार्ज रखे हैं तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। 3 चार्ज अगर रखे हो तो 3 चार्ज रखने के तरीके हैं भाई, या तो ऐसे रख सकते हो 3 चार्ज एक ही लाइन में, और या तो ट्रायंगल में रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो 3 चार्ज Q1 Q2 Q3, या तो ऐसे रख दो Q1 Q2 Q3। डिस्टेंस अपना ले लेना जो भी लेना हो, मैं इनके बीच की डिस्टेंस ले लेता हूँ r, ये भी मान लेता हूँ r है, मान लेता हूँ, है ना, r। इनके बीच की डिस्टेंस जो लेना हो r ले लेते हैं समझने के लिए। अब अगर मैं इनके बीच की एनर्जी की बात करूं, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो 3 चार्ज हैं, हमें 2 के बारे में तो पता है भाई, 2 हैं तो इनके बीच में क्या होगा K Q1 Q2 बाय R, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच की बात करें तो क्या होगा K Q1 Q2 बटा R, इन दोनों के बीच हो गया। अब ये भी तो है, इन दोनों के बीच भी तो एनर्जी आएगी, देखो इन दोनों के बीच एक एनर्जी आ गई, इन दोनों के बीच एक एनर्जी आ गई, और इन दोनों के बीच भी तो एक एनर्जी आएगी, बराबर है। मतलब हमारे पास 3 एनर्जी आई, इन दोनों के बीच ये हो गया, इन दोनों के बीच ये हो गया। अब इन दोनों के बीच कितना आएगा K Q1 Q2 बाय R, ये ध्यान रखना। पहले इन दोनों के बीच एनर्जी, इन दोनों के बीच एनर्जी, फिर लास्ट में दोनों के बीच एनर्जी, सबके बीच की एनर्जी है। ऐसे यहां पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनके बीच अगर एनर्जी निकालें, पहले इन दोनों के बीच एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट एक बार देखता हूं बोर्ड सही दिख रहा, सही चल रहा है, ठीक है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ रही लग रहा, चलिए सही है, सभी चीजें सही हो गई, अभी तो हल्का सा बेंड हो रहा था। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखें, ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में इसका डेरिवेशन ज़्यादा पूछा जाता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, हो सकता है इस बार आ जाए कभी, है ना, इंपॉर्टेंट में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं चार्ज को क्या करता हूं, इनफाइनाइट से लेके आऊंगा किसी एक पॉइंट पे, क्या कर रहा हूं, इनफाइनाइट से पॉइंट पे लेके आऊंगा। तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और फिर अगर चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, वही कंडीशन पहले जैसी। मैंने यहाँ कंसीडर करा एक चार्ज है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट पॉइंट ले लेता हूँ। अब जब इस इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज को उठाया और रखा कहाँ, ए पॉइंट पे, कहाँ रखा, ए पॉइंट पे, किसको, Q1 को, तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से एक्सटर्नल फील्ड है, ये लिखा हुआ है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो यहां लिखे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू पॉइंट ए इज कितना वर्क डन, W1, फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू V। भाई वर्क डन तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड पहले से है, अगर कोई फील्ड ना होती तो वर्क डन 0 होता, तो फील्ड है इसलिए वर्क डन करना पड़ा। अच्छा ए पॉइंट पे ले तो आए, ये पॉइंट है कहाँ, इसको बताने के लिए हम यहाँ पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ये सिर्फ पोजीशन वेक्टर है जो सिर्फ ये बताता है कि चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट पे रख लेके आए हो। भाई ये पूरे बोर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो कहाँ पे लेके आए, यहाँ लाए हो कि यहाँ लाए हो कि किस जगह रखा है Q को, Q1 को, वो बताने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। अब दूसरा, अब मैं एक चार्ज फिर से लेता हूं, वो फिर से इनफाइनाइट से उठाते हैं, किसको, Q2 को। अब इनफाइनाइट से उठाया, उसे रखा पॉइंट बी पे। कहाँ रखा, पॉइंट बी पे। तो अब इनफाइनाइट से जब पॉइंट बी पे लेके आओगे तो वक्डन कितना करना पड़ेगा वो समझो। तो वक्डन तो तब भी करना पड़ेगा, बस यहां दो वक्डन हो जाएंगे। कैसे, वक्डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा W2। समझो इसे भाई, जब मैं यहां से यहां पे लेके आया तो वर्क डन करना पड़ा Q इंटू वी। पोजीशन की वजह से मैंने इसमें R2 वेक्टर लगा दिया। ये क्या बता रहा है कि पॉइंट बी पे लेके आए हैं तो पोजीशन वेक्टर R2 कर दिया। अच्छा, ये जो वर्क डन है जो हम लेके आए हैं, यहां से यहां लाने में वर्क डन इतना करना पड़ा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये वर्क डन ना करना पड़ता। दूसरा, जैसे ही चार्ज को यहां रखा, अब तो दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हैं, और दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच एनर्जी कितनी आती थी, उनके बीच एनर्जी कितनी आती थी, k q1 q2 बाय r। अगर दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच की एनर्जी कितनी, k q1 q2 बाय r। मतलब समझो, यहां से यहां तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, q इंटू वी। क्यों करना पड़ा, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला वर्क डन क्या है, ये इन दोनों के बीच का वर्क डन है, या ये वाला चार्ज इस पे जो वर्क डन करेगा वो है। अब ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। इसका सिर्फ डेरिवेशन आता है और कुछ भी नहीं। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, क्या लिख रहे हो अमरनाथ जी, टोटल वर्क डन लिखो, टोटल वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इसको लिख देते हैं U, दोनों ऐड कर दो, W1 की वैल्यू Q1V पोजीशन वेक्टर R1 प्लस इसको है Q2V पोजीशन वेक्टर R2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। दैट इज द रिजल्ट। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इतना सा है। अब पूछा जाता है, भरपूर पूछा जाता है, खूब आया है पेपर में। ठीक है, तो सीबीएसई वाले इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला, ये स्लाइड खाली रहेगी, अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, 3 charges minus q, capital Q minus q are placed at equal distance on the straight line। स्ट्रेट लाइन पे 3 चार्ज रखे हैं। If the total potential energy of the system of 3 charges is 0, then what is the ratio of capital Q by small q। ये आया था सीबीएसई 2023 में। ठीक है, ईयर मैंने लिख दिया है, जरूरी नहीं था बट मैंने कहा एक बार आप लोगों को पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 चार्ज ले लो, कितने चार्ज ले लो, 3। कैसे रख दो, एक लाइन पे ऐसे रख दो। तो पहला चार्ज क्या है, माइनस छोटा q, और रखे इक्वल डिस्टेंस में, मतलब ये बीच में रखा होगा बड़ा वाला, और एक और है माइनस छोटा q। मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी r, और ये डिस्टेंस कितनी होगी r। अब बोला क्या है, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, 0 है। ध्यान करो, ऐसा बताया था हमने। तो टोटल एनर्जी जो हुई U, वो 0 आएगा। पहले इनके बीच की एनर्जी देखें, तो इनके बीच की एनर्जी क्या, K Q1 Q2 बाय R। माइनस चार्ज था, माइनस लगा दो, K Q1 Q2 बाय R। इन दोनों के बीच की एनर्जी माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस में है, K Q1 Q2 बाय R। इन दोनों के बीच एनर्जी आ गई। अब इन दोनों के बीच की एनर्जी प्लस लगाया, K Q1 माइनस Q, Q2 माइनस Q अपॉन R। R कितना हो गया, 2R हो गया। भाई इन दोनों के बीच की एनर्जी देखो, तो डिस्टेंस तो 2R है और चार्ज माइनस Q और माइनस Q। यहाँ पर हमने प्लस ही करा था एक्चुअल में, लेकिन Q हमारा माइनस था, इस वजह से माइनस आगे आ गया। ठीक है, अच्छा ये 0 है, 0 कर दो। यहाँ पे क्या कॉमन है भाई साहब,
कुछ कॉमन नहीं है गुरु। यहाँ इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, -2 k छोटा क्यू बाय आर, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस k क्यू स्क्वायर बाय 2r, ऐसा। ठीक है, इसको राइट साइड ले जाओ तो 2k स्मॉल क्यू, एक और रह गया ना भाई, बड़ा वाला क्यू तो रह ही गया, बड़ा क्यू अपॉन में r इक्वल टू ये बचा k क्यू स्क्वायर बाय 2r। अब देखो अपना कटपट कर लो, जो भी कट हो रहा हो हटा दो ऐसे, ये r से r कट हो गया, एक q से एक q कैंसिल हो गया, एक k से एक k कैंसिल हो गया, क्या बच रहा वो देखो, यहाँ 2 बच रहा, 2 बच रहा, कैपिटल Q बच रहा, कैपिटल Q बच रहा, और कुछ नहीं। यहाँ पे Q बच रहा, छोटा वाला Q बच रहा, और 2 बच रहा। रेशियो किसका पूछा था, कैपिटल Q बाई स्मॉल q, तो ये कैपिटल Q और छोटे q को नीचे ले आओ, इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो बचेगा 1:4, ये आएगा आंसर, कैपिटल Q बाय स्मॉल q कितना, 1/4। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन, और आया हुआ है, आते हैं ऐसे 2-2 नंबर 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ये 2 नंबर का ही होगा वैसे तो। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, अब क्या है, 3 पॉइंट चार्ज हैं, ट्रायंगल में रखे हैं, +q -2q -3q। ठीक है, आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड l। इनकी साइड जो है ना वो l दी है, कितनी दी है, l, ध्यान रखेंगे। तो ये कॉमन सी बात है, l/2 ही होगा, मिड पॉइंट होंगे ना। देखते हैं, इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट्स a1 b1 एंड c1 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्जेस टू द न्यू लोकेशन। मतलब ये है, पहले यहाँ चार्ज रखे हैं तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर इन्हीं चार्ज को, इसको उठा के यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ रखा, मतलब ये 3 चार्ज हो गए ऐसे, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। तो पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये लिख लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा, UI, फॉर्मूला k q1 q2 बाई r, तो लगाओ k q1, k को k लिखो, पहले a और b के बीच निकाल लेते हैं, q1 मतलब q, q2 मतलब 2q माइनस का k q1 q2 बाय r, r मतलब l डिस्टेंस, ये हो गया इन दोनों के बीच की एनर्जी। अब इन दोनों के बीच की बात करें, प्लस लगाया k q1 -2q q2 -3q अपॉन में r मतलब l, इन दोनों के बीच की एनर्जी आ गई। अब इन दोनों के बीच की बात करें, प्लस लगाया k q1 और q2 -3q और डिवाइड बाय r मतलब l, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। देखो कॉमन क्या क्या होगा, पहले कॉमन निकाल लेते हैं। k कॉमन है भाई साहब, q स्क्वायर भी कॉमन है और l भी कॉमन है। भाई k कॉमन, q और q स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी होगा, इधर भी होगा, वही बार कर लिया, l भी बार। यहाँ बचा क्या, -2 बचा, कितना बचा, -2। यहाँ कितना, माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 कितना हुआ, 6, प्लस का 6, बराबर है। और यहाँ आ जाओ तो -3, यही बचेगा, चेक कर लो भाई एक बार। q स्क्वायर कॉमन कर लिया, -3 बचेगा, यहाँ q स्क्वायर कॉमन कर लिया है तो -+6 हो गया, और ये -2 हो गया, एकदम सही है। वैल्यू रख लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा। तो यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया -5, यानी कि प्लस का आएगा, कितना आएगा, k q स्क्वायर बाय l, पहला चेक कर लेना, मैग्नीट्यूड है ना, बाद में नहीं, वो गलती हो गई, 2 इधर बच रहा, 6 इधर बच रहा, 3 इधर बच रहा, सही है। ठीक है, ये आ गया हमारा पहले। अच्छा, दूसरे में देखें, जब मैंने इन चार्ज को यहाँ शिफ्ट करा इन द न्यू लोकेशन, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो लिख लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा UF। अब जब इनको शिफ्ट करेंगे यहां से यहां ऐसे, ये रखें, तो भाई Q इधर आ गया, -2Q इधर चला गया ऐसे, प्लस Q यहाँ है, -2Q यहाँ है, तो एनर्जी जो भी आ रही है वो कितनी आ रही है, हाफ हाफ। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आधी हो गई, ये डिस्टेंस क्या होगी, l/2, ये क्या होगी, l/2,
ये क्या होगी L/2, मतलब जो अभी आ रहा था उसको 2 से डिवाइड करना है लेंथ को, मतलब वैसे डबल हो रहा है बट हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे K Q, ये Q1 ये Q2 अपॉन R की जगह क्या होगा L/2, बस इतना अंतर है। पहले वाले में देखो हमने ऐसे ही लिखा था K Q1 माइनस Q2 अपॉन दिस, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यही लिखा था ना K Q1 Q2 बाई R, बस R की जगह यानी कि L की जगह L/2 हो गया। क्यों, डिस्टेंस आधी हो गई ना, मिड पॉइंट पे रखा तो लेंथ क्या हो गई हाफ, बाकी तो वही रहेगा। सेम ऐसे इसको भी लिख दो, प्लस लगाया K Q1 Q2 अपॉन में R मतलब L/2, फिर लगाया प्लस K Q1 Q2 अपॉन में R मतलब L/2। तो यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही, ये आ रही K Q स्क्वायर कॉमन हो गया, L भी कॉमन हो गया, L भी कॉमन हो गया, ये दो जो है ना दो, ये भी ऊपर जाएगा भाई साहब, तो एक काम करो उसको वहीं लिखा रहने दो, देख लेंगे। देखो यहाँ -2 बचा, ये 2 और ऊपर गया -4 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया था, कितना 2 × 3 6 और 2 ऊपर गया कितना हो गया 12, यहाँ पे आया माइनस का, भाई माइनस साइन रह जाएगा, 3 ये है 2 ऊपर गया कितना हो गया 6, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 6 4 10 डबल आ गया भाई 12 है, ये 10 है, 2 आ गया 2K Q स्क्वायर बाय L, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। हमें लाना क्या था, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लाना होगा, बोला था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्जेस टू द न्यू लोकेशन। पहले यहाँ पे एनर्जी थी इनके पास 20 जूल, जैसे मैंने नई लोकेशन में रखा एनर्जी हो गई 40 जूल, तो डिफरेंस कितना है 40 माइनस 20 यानी कि 20 आंसर, दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस मतलब एनर्जी का डिफरेंस ले लेते हैं, डेल्टा U इक्वल टू फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस। फाइनल एनर्जी कितनी है 2K Q स्क्वायर बाई L, और पहले कितनी थी K Q स्क्वायर बाई L, देख लो आप पहली इक्वेशन यही है K Q स्क्वायर बाई L, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस तो हमें पता था पहले ही कितना आएगा K Q स्क्वायर बाय L, ये आंसर हो गया भाई। 2 में से अगर कम करेंगे तो K Q स्क्वायर बाय L बचेगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ चार्जेस की वैल्यू चेंज होगी, डिस्टेंस की हो सकता है नंबर्स में डिस्टेंस दे दे, चार्ज नंबर में दे दे, माइक्रो में दे दे, मिली में दे दे, तो उस बात का आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये 2 ही पैटर्न पूछे जाते हैं। तीसरा पैटर्न एक और है, वो स्क्वायर बना दिया जाए, अगर स्क्वायर बनाता तो क्या होता, पहले तो एक इन दोनों के बीच एनर्जी, 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 4 हो गए, एक इन दोनों के बीच एनर्जी 5 और एक इन दोनों के बीच एनर्जी 6, मतलब 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। फिलहाल तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी आया हुआ 2023 में, ये सेट अलग अलग है ना, एक ही पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना, सेट अलग अलग है, उनसे आए हुए हैं। क्या लिखा है 2 point charges plus Q minus Q are located at points 3a, 0 and 0, 4a respectively in xy plane। तो पहले xy प्लेन बना ले, ऐसा ये हो गया x, ये हो गया y, ऐसा xy प्लेन बना लिया, ये हो गया ओरिजिन, O पॉइंट हो गया। अब पहला चार्ज जो प्लस Q है कहाँ रखा है 3a, 0, 3a का मतलब हुआ सेंटर से 3, मतलब ओरिजिन से 3a पे, यहाँ से यहाँ ये मान लेते हैं, ये कितना हो गया 3a, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है कितना है प्लस Q, ठीक है, 3a, 0, 0 मतलब y एक्सिस में गया ही नहीं, दूसरा वाला कहाँ रखा है 0, 4 है, 0 मतलब ये, 4 है मतलब ये हो गया 4a, यहाँ से यहाँ तक, ये तो कौन सा चार्ज है माइनस Q, ऐसे रख दिया, ठीक है। अब थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज केप्ट एट द ओरिजिन, थर्ड चार्ज को Q पे रखा है, यहाँ पर ओरिजिन यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ रखा तीसरा चार्ज, ऐसे 3 चार्ज हो गए, 1 2 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q एंड a,
सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। लो ट्रायंगल बन गया। स्ट्रेट लाइन वाला तीनों याद आया, एक ही लीनियर वाली लाइन में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी और पूरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रखी थी। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना आया था? जीरो। अब ये ट्रायंगल में दे दिया, ये भाई ट्रायंगल हो गया ना एक तरह से, अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल हो गया ना। तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच और इनके बीच, तीनों का सम क्या होगा? जीरो। तो इनके बीच की डिस्टेंस 4 है, इनके बीच 3 है, और ये अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 5a। हाइपोटेनस निकालना है, बेस 3 है, कौन है भाई? परपेंडिकुलर 4 है, तो अगर निकालो √3a² प्लस अंडर रूट में ही 4a², कितना आएगा? बचेगा 5a। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी लिखें। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, इनके बीच पहले लिख लें के Q1, Q1 को Q लिख दिया, Q2 की जगह -Q लिख दिया, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? 4a। ठीक है, इन दोनों के बीच हो गई। अब इन दोनों के बीच एनर्जी लिखें, प्लस के Q1 की जगह Q लिख दिया और Q2 की जगह स्मॉल q है प्लस का, और डिस्टेंस कितनी है? 3 है। इन दोनों के बीच एनर्जी आ गई। अब इन दोनों के बीच एनर्जी प्लस लगाया, के Q1 और Q2 की जगह -Q लिखा और डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 है, ऐसा लिखा। ये 5a कैसे आया वो आप मेंशन करना हो तो कर सकते हो, मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं वेयर, इसका नाम कुछ दे दे क्या? ABC नाम दे देते हैं ना, इसका A दे देते हैं, इसका B दे देते हैं, और ये O है, वेयर AB², AB इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट में 4a² प्लस 3a² लिख देता हूँ। देखो है ना, कोई बाद में ना बोले कि बताया नहीं था। तो AB की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट में 16a² प्लस 9a² यानी कि अंडर रूट में 25a² यानी कि 5a। ये AB की वैल्यू आ गई, ऐसा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें ये एनर्जी जीरो कर देते हैं। इसको जीरो करो तो बचेगा क्या? ये बचेगा माइनस का के कैपिटल Q स्मॉल q बाय 4 है, पहले ये लिख लिया। यहाँ पे आ जाओ तो कितना आएगा? प्लस का के कैपिटल Q स्मॉल q बटा 3 है। यहाँ पे आ जाओ तो माइनस का के Q² बटा 5a इक्वल टू 0 बचेगा। ये 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है भाई। इसमें एक काम करो, कुछ कॉमन कर लो पहले। क्या क्या कॉमन है? के कॉमन है, Q कॉमन है और A कॉमन है, इतना कॉमन हो रहा। K कॉमन Q कॉमन, पहले इसको लिख लेते प्लस वाले के। के Q बाई A कॉमन हो गया, कितना बचा? Q/3। क्या बचा? Q/3। ठीक है, Q/3, ये इसका हो गया Q/3। इस पे आ जाओ तो इस पे लिख लो माइनस का K हो गया, Q बचेगा एक। कैपिटल Q कॉमन कैसे कर सकते थे भाई? स्मॉल q कॉमन होगा ना, ध्यान नहीं दिया हमने, फिर से लिखते हैं। K कॉमन कर लिया, स्मॉल q कॉमन कर लिया और A कॉमन कर लिया, इतना। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये पहले इसको लिख लेते हैं। तो Q कॉमन कर लिया था, सही लिखा था क्या हमने? तो ये कैपिटल Q बचा और अपॉन में 3, ध्यान नहीं दिया शायद, कैपिटल Q/3 बचा है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस लगाया, Q कॉमन हो गया तो एक Q बचेगा, एक Q बचेगा और नीचे बचेगा 5। यहाँ पे देखें तो ये बचेगा माइनस का, Q कॉमन हो गया, कैपिटल Q बचेगा और नीचे बचेगा 4 बराबर 0। यही आएगा, यही आएगा, है ना। अब ये 0 में भेज दो, इसको सॉल्व कर लो, इसको 0 में भेज दो, ये सॉल्व कर लो। एक बार चेक कर लेना, जल्दी नहीं करना है ना। तो ये KQ/3a सही है, और ये हो गया KQ²/5 हो गया, माइनस का था, माइनस का आ रहा है, यहाँ गए माइनस का आएगा 4 वाला, बिल्कुल। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको हम लिख लेते हैं Q/3 Q/5। पहला है कैपिटल Q/3 माइनस छोटा Q/5, यही है ना। कैपिटल Q/3 माइनस Q/5 माइनस Q/4 माइनस Q/4 बराबर 0। बाकी को मैंने 0 भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये दोनों ऐड, इधर इसको उधर भेज देते हैं, तो ये आएगा Q/3 माइनस Q/4 इक्वल टू छोटा Q/5, ऐसा। Q की वैल्यू निकालनी थी ना,
हाँ तो यही आएगा। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम ले लें, नीचे आ गया 12, एलसीएम लेना आता ही होगा, 3 इंटू 4, 4 उधर गया, 4q माइनस 3q ऐसा इक्वल टू q बाय 5। तो यहाँ बचा हमारा q बाय 12 इक्वल टू स्मॉल q बाय 5। तो कैपिटल Q की वैल्यू आ गई 12 बाय 5 स्मॉल q। एक बार आंसर चेक कर लेना आप लोग, कोई एरर ना हो। मैं यहाँ से वापस से चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें सही लिखी हैं कि नहीं, है ना, जल्दीबाजी में कोई गलती ना हो। तो ये माइनस के क्यू क्यू बाई 4 है, बिल्कुल सही है। ये हो गया के क्यू बाई 3 है, बिल्कुल सही है। माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई 5 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन हुआ हमारा, के क्यू बाई ए कॉमन कर लिया हमने, के क्यू बाई ए, तो हमने के छोटा क्यू बाई ए, तो क्यू बाई 3 बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ से 5 वाले में एक क्यू बचेगा, एक 5 बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कैपिटल क्यू बचेगा और 4 बचेगा, इसको हमने इक्वल टू 0 करा, ये पूरा 0 में चला गया है। तो ये आ गया हमारा Q एंड A। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ Q एंड A। तो भाई Q एंड A क्या आएगा, जो हमारा चार्ज आएगा वो Q के टर्म्स में ही आएगा, A के टर्म्स में आ ही नहीं सकता भाई, बराबर है। तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 बाई 5 स्मॉल q। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, अब हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या है इसका बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा, तो उसके बारे में देखते हैं 2-3 चीजें। सबसे पहला, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ ऐसे, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव ऐसे, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ई। सबसे पहले अगर कंडक्टर को इसमें रखें, मान लो मैंने कंडक्टर लिया और यहीं रख दिया बीच में ऐसा ऐसा, तब क्या होगा, ये कंडक्टर है हमारा। कंडक्टर को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, 0। क्यों होगा वो बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पॉइंट भी ध्यान रखने हैं ना, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होगा, 0। मतलब अगर ये हमारे पास कोई मेटल का ऑब्जेक्ट होता, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, 0। क्यों आता 0, उसे समझ लेते हैं। क्या होता है, जब हम बात करें यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, कैसे आया, बाहर की तरफ, ये एक्सटर्नल फील्ड हुआ। यहाँ जैसे हम लोग कंडक्टर को रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और ये माइनस चार्ज प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही इंड्यूस होती जितनी बाहर थी। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। मतलब अगर रीजन लिखें तो लिख सकते हैं E इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। ये पहली प्रॉपर्टी और इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या रहता है, 0 रहता है जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू
सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहेगी, किससे परपेंडिकुलर रहेगी? सरफेस ऑफ द कंडक्टर के। कैसे? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसे नोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बॉडी, चार्ज बॉडी से हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। क्यों रहती है वो समझे। मान लेता हूं ये एक चार्ज बॉडी है, ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर जाएगी, ऐसा होता है, हम देखते हैं ऐसा क्यों होगा। मान लेता हूं कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, ऐसे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट हुआ टेंजेंशियल, एक हुआ परपेंडिकुलर। मान लेता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थीटा एंगल बना रही थी, किससे? सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ ई कॉस थीटा, एक हुआ ई साइन थीटा, दो कंपोनेंट हुए। लेकिन जो चार्ज है हमारा कैसे मूव करता है? ऐसे, चार्ज ऊपर तो जाता नहीं है। तो पहला यहां पे हम निकालेंगे वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग चार्ज। एक चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराऊं सरफेस में, तो कैसे मूव करेगा? ऐसे। तो जब चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन कितना पड़ेगा? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस में। तो वर्क डन कितना होगा? W कितना हो जाएगा? 0। ये तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। अब वर्क डन को हम क्या लिखते हैं? Q इंटू ई। क्या लिखते हैं? Q इंटू, जस्ट मिनट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। ये स्मॉल वर्क डन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है ना। तो डॉट रिमूव करोगे कॉस एंगल आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। F को लिख देता हूं मैं QE, क्या लिख देता हूं? QE, F इक्वल टू QE, Q दैट इज द चार्ज, E दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। विच वन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेंगे हम? यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है E cos थीटा, एक है E sin थीटा। But charge particle is moving on the surface of a conductor. Charge particle is moving on the surface of conductor, so we have to take E cos theta. So Q into E, E is what? E cos theta. हम इलेक्ट्रिक फील्ड का E cos theta वाला कंपोनेंट लेंगे and dx becomes dx, that is equal to 0. क्लियर? अब यहाँ पे क्या करो, Q को 0 भेजो, dx को 0, E को 0, बचा क्या? cos थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 मतलब कॉस की किसकी वैल्यू होती है? 90। 0 वैल्यू कॉस में किसकी? 90। सो कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन। सो थीटा कितना आया? 90 डिग्री। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज बॉडी। ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वन। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा बिहेवियर देखते हैं, इसको आराम से आप नोट करें। थर्ड वन, थर्ड वन, तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of a conductor, on the surface of a charged conductor is constant, conductor is constant, या सेम भी बोल सकते हो, एक ही मतलब है दोनों का। ये हो गया अगली प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? अगर चार्ज बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके सभी पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज व्हाट? कांस्टेंट। V क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ना लिख के इसको ऐसे भी बता सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी।
द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बोलेगा शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैंने पहले ये चार्ज कंडक्टर माना लिया ऐसे, ये हो गया चार्ज कंडक्टर ऐसा। अब इतना छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे। अब अगर देखें हम इतने छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, डी फाई आएगा। क्या होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया, ऐसे लिख दिया। छोटा सा पार्ट था, इसको डीएस ले लो, ज्यादा बेटर है, ये लो डीएस लिख लिया। अब अगर टोटल फ्लक्स निकालें कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया बराबर है। फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, पहले चैप्टर में आया था अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। पूरी बॉडी के अंदर चार्ज क्यू, एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड, ई को ई लिखा, सरफेस एरिया को सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को डिवाइड कर दो भाई साहब, ये आ गया ई इक्वल टू क्यू बाय सरफेस एरिया इंटू एप्सिलॉन जीरो। और चार्ज अपॉन सरफेस एरिया को क्या लिखते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसी भी चार्ज बॉडी का, जो कि सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ठीक है, एक और पॉइंट देखें, पांचवा, शायद स्पेस होना चाहिए, है पांचवा पॉइंट देखें। किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द चार्ज बॉडी इज जीरो। किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, मतलब ये मैंने चार्ज बॉडी ले ली ऐसी ऐसे, इसको चार्ज कर दो। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, एक एक नंबर के, 2 नंबर में भी आ जाता है जो एक्सप्लेनेशन है। 2 इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ ना, मैं मार्क कर दूंगा। अब इसके अंदर जो हमारा चार्ज है वो कितना होगा, जीरो। अंदर चार्ज जीरो क्यों रहता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट भाई फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। पूरी बॉडी का अगर फ्लक्स निकालेंगे यही आएगा। फ्लक्स को लिखा जा सकता है क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया को सरफेस एरिया। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो Q इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया इंटू एप्सिलॉन जीरो। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो। भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो रहती है, चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और चार्ज भी जीरो है। चार्ज तो सरफेस में ही घूमेगा, अंदर तो जाएगा नहीं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। 1 मिनट के लिए स्क्रीन चेक कर लेता हूं मैं। चलिए सही आ रहा है सभी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला हमारा क्या है। अब ये हमारा न्यूमेरिकल है एक, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। एक बार देखता हूँ, ये वाइट कलर की वजह से क्वेश्चन में लाइंस चल रही होंगी। चलिए इसको जल्दी निपटाएंगे। डायग्राम देख लीजिए आप आराम से। यहाँ देख वाई लेयर है, एक एक्स है, 2 अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी होंगी शायद। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक्स और वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर। इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है। सरफेस एक्स हैज पोटेंशियल 10, इसका पोटेंशियल 10 है। और कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सरफेस वाई, इसका वोल्टेज निकालना है। क्वेश्चन देख लिया, इसको अगले पेज में आ जाते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पहला पॉइंट हमें बताना है वाई वाला, यानी पहले वाली प्लेट का पोटेंशियल बताना है। इधर वाली प्लेट एक्स है, ये वाली वाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, ऐसा पढ़ा था। तो मैं यहां से ऐसे नहीं लिख सकता इसको, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे।
डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहली वाली प्लेट वाई है, दूसरी वाली एक्स है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता वी एक्स माइनस वी वाई बराबर माइनस ई की वैल्यू कितनी दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था 10 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है और डिस्टेंस 2 है, तो ये लिख दिया हमने 10 इंटू 2 ऐसे। और वी एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी थी 10, और वी वाई हमें बताना था इक्वल टू -20, ये हमें पता था ना। वी वाई देख लेता हूँ किसकी वैल्यू पता थी, वी एक्स मैंने 10 लिखा है ना, वी एक्स 10 दिया है, तो पोटेंशियल एक्स हैज़ 10 वोल्ट, हाँ ठीक है। चलिए तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ से वी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हुआ 10, उधर गया कितना हो गया -20 -10, ये माइनस का वाई है, तो वी वाई इक्वल टू कितना आ गया 30 वोल्ट। ये 2024 में आया हुआ था क्वेश्चन है ना। एक्चुअली वो वाली स्क्रीन पे थोड़ा दिक्कत आ रही, लाइनिंग चलती है ना वाइट कलर की वजह से, इसलिए मैंने इधर जल्दी से बता दिया। तो ये वी वाई यानी कि जो हमारा पहले वाली प्लेट है उसका वोल्टेज 30 हो गया, आगे वाले का 10 हो गया। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में आते हैं। पहला पार्ट। दूसरा, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम फ्रॉम y टू x अलोंग पाथ 1। पाथ 1 हमारा ये है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। हाउ विल दिस वर्क डन चेंज व्हेन द चार्ज मूव अलोंग पाथ 2। जब यहाँ से जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ से जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन निकालना है मेन, तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। वर्क डन पहले पाथ 1 से वाया पाथ 1 कितना आएगा, W लिख लेता हूं। Q इंटू वी क्या लिखेंगे, चार्ज Q इंटू वी, V मतलब डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो W कितना आएगा, ये W1 है, पहला वाला पाथ है इसलिए W1 दे दिया। Q कितना 2, और दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, एक 30 एक 10 यानी कि 20। भाई 30 VY का, इसका 10 है, दोनों का वोल्टेज डिफरेंस कितना आया 20, तो ये हो गया 40 वोल्ट। और आपको पता होगा ये कंजर्वेटिव फील्ड रहती है, मतलब वर्क डन हमारा जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब वर्क डन वाया पाथ 2 एंड 1 दोनों क्या होंगे सेम। वर्क डन वाया पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन वाया पाथ 2। आप चाहे ए से जाओ, ए वाले पाथ से जाओ, चाहे बी वाले से, पाथ 2 दोनों क्या रहेंगे बराबर 40। अरे वोल्ट लिख रहा हूँ भाई, क्या कर रहे हैं अमरनाथ जी, W है ना, जूल आएगा। दोनों किधर, चाहे पहले से दूसरे इधर से जाओ, इस वाले पाथ से, देखो यहाँ 2 पाथ बने, आप ऐसे जाओ घूम के या ऐसे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दोनों में सेम रहेगा वर्क डन। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, रीजन दे दो भैया। रीजन क्या देंगे अपन, कंजर्वेटिव फील्ड रहती है, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।